अब देखो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि एक चार्ज होता है, एक चार्ज कितना फ्लक्स छोड़ता है। एक चार्ज जो फ्लक्स एमिट करता है होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज इतना फ्लक्स छोड़ता है। कोई भी एक चार्ज जितना फ्लक्स छोड़ता है उसके चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर बड़ा चार्ज होगा तो ज्यादा फ्लक्स छोड़ेगा, छोटा चार्ज होगा तो कम फ्लक्स छोड़ेगा। अब देखो बच्चों, जब एक चार्ज है, जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज अपने आसपास फ्लक्स छोड़ रहा है। मान लो ये इमेजिनरी सरफेस एक हमने ड्रॉ कर लिया। इमेजिनरी सरफेस का मतलब क्या हुआ बच्चे? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमेजिनरी सरफेस? सर गॉसियन। इमेजिनरी सरफेस जो एक्चुअल में नहीं है, इमेजिनेशन में है। तो ये चार्ज फ्लक्स छोड़ेगा। यस सर। और इस सरफेस से वो फ्लक्स पास होते हुए बाहर निकल जाएगा। जितना वो छोड़ेगा उतना फ्लक्स इस सरफेस से पास होते हुए बाहर चला जाएगा, इस तरीके से। समझ रहे बच्चे? तो यस अब हमने सर। लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि यस सर। जैसे मान लो बच्चे क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, ये लास्ट क्लास के टॉपिक है बच्चों, इसके बाद हम आगे का चालू करेंगे। तो जैसे मान लो एक चार्ज है, ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस हम मान लेते हैं और सेकंड पार्ट में हम मान लेते हैं चार्ज है और ये क्यूब में इनक्लोज्ड है। पहले में किस में इनक्लोज्ड है? स्फीयर में। और दूसरे में किस में इनक्लोज्ड है? क्यूब में। क्या दोनों में सेम फ्लक्स निकलेगा? बाहर क्या अलग अलग होगा? सेम। क्यों बच्चे सेम? क्यों? वाई सेम? बोलो सर क्योंकि तो सेम ही है। चार्ज सेम है। क्यू तो ऐसे सेम है। में चार्ज क्या है? सेम है। तो फ्लक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझे नहीं समझे बच्चे? बोलो। अच्छा, अब हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी किया था। ये देखो, लास्ट क्लास में हमने एक आपको चीज सिखाई थी कि जैसे मान लो एक चार्ज को हम एक क्यूब में इनक्लोज कर दें। इफ वी इनक्लोज अ चार्ज इनसाइड अ क्यूब, ऐसे। सर। हाँ बोलो बच्चे। कुछ सर आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी? आ रही थी सर। अभी आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है? क्यूब। क्यूब क्यूब है सर क्यूब। क्यूब आ के रहा है ना? अंदर क्यूब। ठीक है, यस सर क्यूब आ रहा है। क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो क्यूब आ रहा है सर। तो बच्चे, जैसे मान लो एक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि ये चार्ज कितना फ्लक्स एमिट कर रहा होगा? हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कितना फ्लक्स एमिट कर रहा होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हर एक साइड से कितना फ्लक्स पास होगा? हमने पूछा था आपसे। तो हर एक साइड से कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जैसे मान लो एक बल्ब आप मार्केट से खरीद के लाए, तो अगर आपने बल्ब आपने कमरे के, स्क्वायर कमरे के बीच में लगा दिया, तो बल्ब जितनी लाइट छोड़ेगा उतनी 6 साइड्स पे जाएंगी। 6 साइड्स कौन कौन सी होती है क्यूब की? भाई एक होगी ईस्ट, एक होगी वेस्ट, एक होगी साउथ, एक होगी नॉर्थ, एक होगी ऊपर और एक होगी नीचे। तो जैसे बल्ब इससे बराबर बराबर रोशनी जाती है ना हर साइड पर, अगर आपने बीच में लगा रखा है, तो ठीक इसी तरीके से जितना फ्लक्स वो टोटल एमिट करेगा उसका 1/6 हर साइड पे जाएगा। तो जो जो एक साइड पे फ्लक्स जाएगा वो क्या होगा? 1/6 ऑफ नेट फ्लक्स। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप लोगों के। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। उससे ये फॉर्मूला ये आ जाता है। अब देखो बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको देखो और ट्राई करो कैसे करना है। तो हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी आपके सामने आ गई है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.8 ट्राई करो। 18। इसे पढ़ो, हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। पढ़ लिया सर। पढ़ लिया बच्चों? पढ़ लो एक बार, मैं सॉल्यूशन में बताऊंगा, आपको करना नहीं है। पढ़ लिया सर? पढ़ लिया। ठीक है। यस सर। तो क्या दिया हुआ है? देखो ये क्या दिया हुआ है। एक स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की साइड है। एक चार्ज रखा हुआ है, कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 10 माइक्रोकूलम। 5 सेंटीमीटर। और ये
कितना अमाउंट का चार्ज है? 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम। इस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो बच्चों, जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि जैसे इसकी वजह से इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो गॉसियन फ्लक्स के दो फॉर्मूले हो सकते हैं। या तो आप ये लगाओ फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, या तो ये फॉर्मूला लगाओ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दो फ्लक्स के फॉर्मूले होते हैं। हाँ बोलो बच्चे, बोलो। ऐसे इसमें क्यूब नहीं बना सकते? अभी बताते सर हैं। इसमें क्यू बाय हाँ हाँ एप्सिलॉन नॉट कैसे क्यूब बन जाएगा ना? बताते हैं बच्चे, बताते हैं। नॉट। रुको तो सही बच्चे, एक मिनट रुक तो जाओ। अच्छा देखो, फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ई ए कॉस थीटा, एक होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो बच्चे नए हैं यहाँ पर, उनको देखो बच्चे समझने में शायद दिक्कत हो रही है। एक दो बच्चे हमारे पास नए हैं, फिलहाल बच्चों कोशिश ये करना है कि जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है। वैसे खैर थोड़ा बहुत आपने स्कूल की क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ाओ, बट क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है तो उसके बाद से आपको नेक्स्ट चैप्टर ढंग से समझ में आ जाएगा। सुन रहे हो बच्चे? शिवांश नहीं, शिवांश नया नहीं है। संभव यस सर। और दूसरा बच्चा Yes, कहाँ sir. गया? शिवाय। यस सर। देखो बच्चे, अभी थोड़ा सा आगे शायद ही आपने टॉपिक पढ़ा नहीं हो, बट जितना मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यस सर। फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं बच्चे, एक होता है ई ए कॉस थीटा, एक होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो, बट अब मैं आपसे कहूंगा कि मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता यहाँ पर। कोई बच्चा बताएगा क्यों ऊपर वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर सकता मैं यहाँ पर? कॉस थीटा है। देखो सर एंगल निकालने में दिक्कत होगी। और एक मिनट रुको रुको, यस सर। पहले बताओ किसने बताया, कुछ देख लेते हैं पहले कौन कौन बच्चा बता रहा है, देखते हैं। हाँ, कौन कौन बता रहे हैं, बताओ क्या क्या चीजें हैं, बोलो। सर एक ही सर एंगल निकालना मुश्किल होगा। थीटा सर, थीटा कॉस थीटा थीटा। होगा तो सर, थीटा। और कोई जवाब? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बच्चे, बताओ। सर एरिया वेक्टर जो होगा वो ई। परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, और इसलिए बताओ, cos 90 आ जाएगा, और बताओ cos बच्चे, 90 0 हो जाएगा, फाई 0। और बताओ बच्चे क्या दिक्कत आएगी? और कोई बच्चा बताएगा? या ये cos थीटा लगाना इम्पॉसिबल सा है, कोई बच्चा बताएगा आप में से? और कोई यस सर। कौन बता रहा है, बोलो। सर क्योंकि इसमें ना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा थीटा का, अलग अलग जगह पे अलग अलग। सुनो। चक्कर क्या है बच्चे, देखो ये चार्ज रखा हुआ है, ये क्यूब है, मतलब क्यूब नहीं, इसको स्क्वायर है, सॉरी। तो इसकी वजह से फ्लक्स निकालना है, तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है फील्ड, ऐसे जा रही है फील्ड। तो जब फील्ड जा रही है तो इस चार्ज से हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो इस चार्ज की वजह से जो स्क्वायर है उसके हर पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंस होगा। ठीक है, देखो अच्छा, जब हम लोग फाई लगाते हैं ई ए कॉस थीटा, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये तब आसानी से लग पाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होगा, कांस्टेंट टीवी हो और कांस्टेंट। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल होती है, अगर ये वेरिएबल होती है तो दिक्कत हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है तो दिक्कत हो जाती है। और इवन अगर हमें पता ही नहीं हो कैसे वेरी कर रही है, हमें पता ही नहीं हो कैसे वेरी कर रही है, हर पॉइंट पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इंटीग्रेशन कौन करेगा? यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस्ट मेथड ये अपनाते हैं बच्चों, इसको ना इनक्लोज्ड कर देते हैं। इनक्लोज्ड कैसे? जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर साइड है, हम ऐसे 5 और ड्रॉ करके क्यूब बना देते हैं ऐसे। ये रहा, तो ये फिगर ऐसी सी हो गई, और हमने, ये हमारी मेन साइड है, ये मेन फिगर है हमारी। ठीक है, और बेसिकली हमें जो फ्लक्स निकालना है वो इसी से निकालना है, इस साइड से। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? हम ये कह सकते हैं टोटल फ्लक्स जो एक चार्ज एमिट करता है होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अगर एक साइड से अगर देखा जाए तो एक सिंगल साइड से कितना जाएगा, 1/6, क्योंकि इक्वली हर साइड से फ्लक्स पास होता है उसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चार्ज की वैल्यू दे रखी है हमें, चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 माइक्रोकूलम। यही है बच्चों, क्या थी? 10 थी ना? 10 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अच्छा मुझे बताओ यार, यहाँ पर मतलब क्या स्क्वायर की साइड वगैरह की नीड पड़ी क्या? स्क्वायर की साइड कोई जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी था? नो सर। नहीं सर। क्यों बच्चे? कुछ नहीं यूज है। स्क्वायर की साइड
क्यों जरूरी नहीं था फ्लक्स निकालने के लिए स्क्वायर की साइड की कोई नेसेसिटी क्यों नहीं थी? पहले वाले फॉर्मूले फॉर्मूले में सिर्फ चार्ज ही लेते हैं ना हम। देखो बच्चे, मेनली फ्लक्स कौन एमिट करता है? चार्ज एमिट करता है। तो मेनली चार्ज का ही रोल होता है फ्लक्स निकालने के लिए, तो हम चार्ज ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया क्यों? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? एक चार्ज टोटल Yes, फ्लक्स sir. छोड़ता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर वो क्यूब में रखा हुआ हो तो क्यूब की हर साइड से कितना फ्लक्स पास होता है? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये समझे या नहीं समझे? बोलो भाई बोलो। यस सर। Yes, sir. ये अच्छा हमारे नोट्स में भी लिखा होगा शायद, कहीं यहाँ कहीं हमने लिखा होगा, ये नोट्स है। देखो अच्छे नोट्स में भी मेंशन किया हुआ है मैंने, यहाँ पर देख सकते हो आखिरी में। इफ ये हमारा नोट्स है, इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब द फ्लक्स थ्रू द क्यूब विल थ्रू द साइड ऑफ क्यूब विल बी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आखिरी पॉइंट दे रखा है, देख रहे हो बच्चों नोट्स में हमारे? Yes, यस सर। ये नोट्स आप देख सकते हो, अच्छे एक्सेस कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है Yes, sir. एक्सेस करना है इसको। तो यहाँ तक अब हमने देख लिया। अब हम आपको एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चन देते हैं गॉस थ्योरम के बेसिस पे, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.19 कर लो बच्चे जल्दी से, और 1.19 कर लो जल्दी से। कर क्या लो, मतलब थोड़ा पुट कर दो, बता दो हो गया बस। दिख रहा है ना 1.19? जूम करूं? सर देखना है, हो गया। सर डन सर। डन। वन 1.19 हो गया, जिसका वो 1.20 करे। सर पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, बस वो फॉर्मूला बना के छोड़ दिया। हाँ बच्चे कोई नहीं, कोई नेसेसिटी नहीं है यार, इतना कोई हार्ड वर्ड क्वेश्चन थोड़ी है। फ्लक्स तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं यार। वन 1.19 1.20 करें बच्चों आगे। चलो एक बार देख लो बच्चे, 1.19 का सॉल्यूशन देख लो आप पहले। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है। ये एक ऐसी क्यूब है और क्यूब में चार्ज रखा हुआ है यस सर। इसमें, तो ऐसे लिखा नेट फ्लक्स, टोटल नेट फ्लक्स पूछा है बच्चे, एक साइड से नहीं पूछा हुआ, देख रहे हो? नेट फ्लक्स पूछा हुआ है। यस नेट सर। फ्लक्स क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन। अच्छा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर की कोई जरूरत है? नो सर। नहीं नो सर। चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम, और एप्सिलॉन सर नॉट 2। यस सर। पुट कर देंगे भाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो Yes, हमें sir. क्वेश्चन पेपर में दे रखी होगी बच्चे। और माइक्रो को क्या लिखते हैं? माइक्रो Yes, होता है sir. 10 की पावर -6। 10 की पावर -6। आ जाएगा बच्चे, बोलो। यस सर। यस सर, आ जाएगा। 1.20 देखो, 1.20। सर ए पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। क्यू यस बाय सर। एप्सिलॉन ही आएगा। सर रेडियस को थोड़ा सेम ही बच्चों रहेगा। एक चीज समझना, अब आपको थोड़ा सा एक नॉलेज की चीज समझनी है। पहले तो इधर देखो, देखो एक नॉलेज Yes, की sir. चीज है, ये समझो पहले तो। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उससे ऐसे फील्ड एमिट होती है, ऐसे इस तरीके से हर डायरेक्शन में, तो उससे फील्ड बाहर जा रही होती है, तो हम कहते हैं चार्ज फ्लक्स छोड़ रहा है, एमिट कर रहा है। फ्लक्स क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। यस सर। बट इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव, तो उस पर फील्ड एमिट नहीं हो रही होती, फील्ड उस पर आ रही होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पॉजिटिव से फील्ड दूर जाती है यस सर। और नेगेटिव के फील्ड पास आती है। अट्रैक्ट। वहां पर यहाँ पर वहां पर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं, माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। अब एक्चुअली क्या होता है यस सर। उसमें फ्लक्स नेगेटिव क्यों होता है? नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव फ्लक्स मतलब बाहर जाना, और नेगेटिव फ्लक्स बाहर मतलब जाना। अंदर आना, अंदर की तरफ आना। यस अंदर आना। तो नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स नेगेटिव Yes, होता है। ध्यान रखना बच्चे, सुन लो मेरी बात को। नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स हमेशा क्या होता है? नेगेटिव Yes, होता है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समझे? अब जैसे क्वेश्चन है, एक बार Yes, बच्चे sir. पूछते हैं सर Yes, sir. ये आपने तो आज तक पढ़ाया नहीं। क्वेश्चन नंबर 1.20 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नेगेटिव ले रखा। सर नेगेटिव कैसे?
नेगेटिव का मतलब क्या है सर? नेगेटिव मतलब समझ में नहीं आया, हम बताते हैं। देखो अच्छे, देखो ऐसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। देखो अच्छे, सबसे पहले देखो एक एक स्टेप करके। क्या है? एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब फिलहाल मान लो पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें नहीं पता, उसका फ्लक्स दे रखा है। कितना फ्लक्स दे रखा है Yes, बताओ? sir. कितना फ्लक्स दे रखा है? देखो कितना दे रखा है, -1 इंटू Minus 1 point. Yes, sir. 10 to the power 3 Newton meter square. 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर Newton meter square per पर कूलम, ये फ्लक्स यूनिट होती है, coulomb. दे रखा है। Yes, अच्छा sir. फिर क्या दे रखा है? फिर आगे क्या दे रखा है? हमने गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस मान लिया 10 सेंटीमीटर का। भाई मान लो Yes, sir. कि 10 सेंटीमीटर का इमेजिनरी सरफेस, ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा हुआ है? आगे क्या पूछा हुआ है? इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस डबल, हाउ मच फ्लक्स थ्रू सरफेस। अगर ये जो गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस हमने माना है, स्फीयर माना है, इसका अगर हम रेडियस चेंज कर दें, क्या फर्क पड़ेगा? डबल कर दें या जो भी कर दें, बोलो भाई क्या फर्क पड़ जाएगा? Radius change कर दो. सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लक्स पे, तो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने आपको बार चार्ज पे डिपेंड होता है बार सर। एक चार्ज। चीज बता रखी है, क्योंकि जो देखो भाई चार्ज, मैंने आपको बताया था कि एक आप छोटा रूम लो या बड़ा रूम लो, एक बल्ब आप सेम पावर का लगाते हो, तो बल्ब Yes, छोटे sir. रूम में लगाओ तो भी वो इतनी लाइट छोड़ेगा, और बड़े रूम में लगाओ तो भी वो उतनी लाइट फेंकेगा। तो बल्ब अपनी तरफ से तो उतनी लाइट फेंकेगा ना। तो इसी तरीके से अगर आप रेडियस चेंज कर दो तो फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड नहीं पार्ट में क्या पड़ेगा. पूछा हुआ है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। चार्ज की वैल्यू पूछी हुई है। अगर चार्ज की वैल्यू पूछी हुई है तो अच्छी लगा दो, फ्लक्स की जो वैल्यू है ये पुट कर दो यहाँ पर। कितनी वैल्यू है? -1 -1 into 10 to the power तो 3 E0 से Newton मल्टीप्लाई कर और दो। क्यू और एप्सिलॉन नॉट, ये रहा, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। Epsilon. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पेपर में दी Yes, हुई sir. होती है अच्छे, वैसे तो आपको बता रखा है 8.85 इंटू 10 की पावर 8 -12, ठीक है। खैर आपको याद हो ना हो, बट पेपर में दे रखी होती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। समझे बच्चों या नहीं समझे? बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलो बच्चों अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें भी सीखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने गॉस थ्योरम सीखा, गॉस थ्योरम के अलावा एक दो छोटी छोटी और चीजें सीख लेते हैं। क्या क्या चीजें हैं वो इधर देखो अच्छे। जैसे एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पहली बात तो कई बार लिखा होता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज सर मतलब छोटा चार्ज, स्मॉल. छोटा सा चार्ज एक जगह रखा हुआ है, साइज में छोटा, वैल्यू में नहीं छोटा, ठीक है, देखने में छोटा है बच्चे, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R², ऐसे ये। बट अगर मान लो कि ये पॉइंट चार्ज ना हो, जैसे मान लो ये एक हॉलो स्फीयर है, ये है हॉलो स्फीयर, खैर बच्चों ये मिक्स्ड है, थोड़ा थोड़ा सा आप आगे भी पढ़ोगे इसके बारे में। तो हॉलो स्फीयर क्या है? अंदर तो कुछ भी नहीं है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सरफेस पे। कितना चार्ज है? मान लो टोटल चार्ज क्यू है। हाँ बोलो बच्चे बोलो। कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है? कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, कुछ भी मान लो बच्चे, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल तो। हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग मान लो, नॉन कंडक्टिंग मान लो, जो भी है। अब इसमें क्या होता है, अगर इस स्फीयर की बात करें तो इसके सरफेस पे जो चार्ज, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है KQ/ रेडियस का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर। कैपिटल R इज रेडियस, Radius. ठीक है। बट अगर मान लो रेडियस पे नहीं पूछा, किसी और बाहर के किसी और पॉइंट पे पूछा है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट पूछा हुआ है, कोई और पॉइंट पे पूछा हुआ है, ऐसे ऐसे ये पॉइंट है, ठीक है, और उसकी दूरी सेंटर से स्मॉल r है, सारी दूरी सेंटर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सेंटर से। Center. उसमें किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ/r का स्क्वायर। स्मॉल r क्या होगा? सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। Yes, sir. और तीसरी चीज, अगर बीच में मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। अब क्वेश्चन आता है 0 कैसे? अंदर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। क्यों? क्वेश्चन ये आता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है? ऑल दो ये पढ़ने को आपको बाद में मिलेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ बच्चे कि जैसे मान लो एक स्फीयर है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी 0 क्यों होती है? ये जैसे स्फीयर है तो अब यहाँ कोई पॉइंट P मान लिया आपने, यहाँ फील्ड 0 क्यों होगी? अंदर फील्ड 0 क्यों होगी? जैसे मान लो हर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से इधर होगी,
इस एलिमेंट की वजह से इधर फील्ड होगी, इस एलिमेंट की वजह से इधर फील्ड होगी, इस एलिमेंट की वजह से इधर फील्ड होगी, इस एलिमेंट की वजह से इधर। तो सभी की जो फील्ड होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो नेट फील्ड क्या आ जाएगी, नेट फील्ड क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। समझे बच्चों? यस सर। ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखना, 1 2 और ये 3, ये 3 चीजें ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। इसका एक ग्राफ सा भी आता है बच्चों, ये अलग से पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको, बस मतलब जैसे सॉरी बीच में पढ़ने को नहीं मिलेगा, अलग से पढ़ने को मिलेगा आपको। ये कर्व सा आता है, ये ये ग्राफ सा आएगा, और इसमें क्या होगा, इसमें ये यहाँ तो 0 है, सरफेस तक, सरफेस पे मैक्सिमम होता है। सरफेस में मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस Yes, डिस्टेंस sir. का ग्राफ ऐसा है, नोट्स में दिखा देते हैं, अच्छे ग्राफ सा आता है। ये दिख रहे इनसाइड है पर्पल। दिख रहे हो अच्छे, दिख रहे हो ग्राफ? यस सर। ये 0 है, यस सर। ये जो दिख रहा है ना, ये डॉटेड लाइन 0 है, कुछ नहीं है, यहाँ से चालू हो रहा है। पता है सर। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा फॉर्मूला दिख गया होगा अब आपको, और अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हर चीज जो होती है, टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो मेनली क्वेश्चंस के लिए पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोग सीख पाओ। तो चलो चेक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, तो एक काम करो बच्चे, 1.21 कर लो, 1.21 कर लो बस। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 20। ये फ्लक्स का टॉपिक नहीं है, सुन लो बच्चे मेरी बात को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यस सर। ये जो टॉपिक था, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है, फ्लक्स रिलेटेड नहीं है। गॉस थ्योरम का टॉपिक फिलहाल कंप्लीट हो गया, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी शेल की बात कर रहे हैं या कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं। हो गया बच्चों? यस सर। सर चार्ज तो माइनस होगा ना इसमें? हाँ अच्छा, चलो एक क्वेश्चन ड्रॉ कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले तो बताओ। सर एक सेंड कर रहे हैं सर। एक मिनट को कर रहे हैं, मैं साथ साथ में लिख भी तो लेता हूँ। A conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge, electric field 20 cm पे 1.5 10 की पावर 3। Conducting sphere radius 10 cm और कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट है, कितनी दूरी पे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, बोलो? 1.5 into 10 की पावर 1.5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा गया है उन्होंने, देखें अच्छे क्वेश्चन पे। क्यू क्यू नेट, क्यू नेट। और मैग्नीट्यूड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड आ रही है, क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। रेडियली इनवर्ड आ रही है, चार्ज हाँ तो पूछा। माइनस चार्ज है। नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड या नेगेटिव बोले, जो भी बोलो। एक्चुअली क्या है, रेडियली इनवर्ड मतलब चार्ज जो है नेगेटिव है। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही होती है अवे, तो चार्ज पॉजिटिव होता है, अंदर आ रही होती है चार्ज नेगेटिव होता है। तो खैर ये सर मैग्नीट्यूड निकालना है। इसको कौन सा वाला फॉर्मूला निकालना है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए हम लोग इसमें? फर्स्ट सेकंड थर्ड, बोलो भाई। क्या सर, सर क्या फर्स्ट बोल रहे कौन सा फॉर्मूला लगाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सेकंड या फर्स्ट? सेकंड। सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। सर फर्स्ट। तो बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो पहले तो
तो ये के क्या होता है 9 तो सर इंटू 9 into 10 की पावर 9। चार्ज निकालना है। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 का स्क्वायर। आ जाएगा बच्चे, जो चार्ज यस सर चार्ज हाँ की सर वैल्यू आ गया। चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यस सर चलो अच्छे अब आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, तो बच्चों हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, और ठीक है बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छे, अब हम लोग ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं जस्ट, तो कुछ चीजें पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में और आगे। तो अब हमें एक टॉपिक पढ़ने को मिलता है, वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है बच्चे पहले ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपके पास एक डंडी है, कंडक्टिंग स्टिक है, इसके ऊपर आपने चार्ज दे दिया, इसको चार्ज कर दिया कैसे भी करके, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, एल लेंथ की डंडी है जैसे मान लो। तो अगर किसी बॉडी की लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी बॉडी की लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझे या नहीं समझे, बोलो भाई बोलो। यस सर। समझ रहे हो बच्चे। अब इसमें क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में टर्म यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। अच्छा कोई कोई बच्चा बताएगा कि डेंसिटी से हम आमतौर पे क्या चीज समझते हैं, जैसे हम कहें पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा आपको पता है मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस हैं, क्यों कोई बच्चा बताएगा मुंबई में बहुत ज्यादा केसेस क्यों है इंडिया में, और यहाँ न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा केसेस क्यों है वर्ल्ड में? तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है ना। हाँ, कम जगह पर ज्यादा अमाउंट का होना एक तरीके से डेंसिटी बताता है, कम में ज्यादा होना। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी का क्या मतलब है, यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है। अगर हम कहें लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। तो ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर मीटर। एक गिवन लेंथ में कितना चार्ज है, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन बाय एरिया। पॉपुलेशन बाय एरिया। यूनिट एरिया। इस तरीके से बच्चों कई टाइप की डेंसिटी डिफाइन की जा सकती है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, पॉपुलेशन बाय एरिया। यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज बाय एरिया नहीं यूज करे, चार्ज बाय लेंथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका एरिया ही नहीं होता। मतलब एरिया क्या है, पतली सी लाइन ही सी है, लाइन का क्या एरिया लोगे, उसकी लेंथ ही ले लो। समझे बच्चों। ठीक है, कोई अच्छा बताएगा इस लैम्डा की यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर। चार्ज की होगी कूलम, लेंथ की होगी मीटर, तो कूलम पर प्रति मीटर। समझ रहे हो बच्चे। यस सर। ठीक है, यस सर। अब अगर मान लो ये तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि वायर है। मान लो अगर कोई एरिया होता, चाहे वो कैसा भी एरिया हो, स्मूथ हो, रेक्टेंगुलर हो, स्फेरिकल हो, कोई सा भी एरिया हो, बट एरिया हो, तो वहां पर हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते, वहां हम कहते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे हम एरिया की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देखो अच्छा, ये 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, आपके सामने वॉल्यूम नोट प्रेजेंट करते हैं। ये देखो, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सरफेस पूरे सरफेस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, इस पे है, तो इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सिग्मा। किससे, सिग्मा। और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया। तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम, और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कूलम पर, इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये पहली वाली फिगर 1D थी, लाइन थी। दूसरी वाली फिगर 2D है। अब मान लो 3D फिगर, 3D मतलब मान लो स्फेयर मान लेते हैं, स्फेयर।
कोई स्फीयर है, कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अंदर अंदर तक चार्ज उसके अंदर भरा हुआ है। तो यहाँ हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चे? रो। रो पढ़ा हुआ है आपने? कभी पहले पढ़ा है रो? बताना कब कब पढ़ा है आपने रो? यस कब पढ़ा है? सर डिस्टेंस में रो सर, तो 11th में पढ़ा था। 10 में पढ़ा था। रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, Density। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इसमें वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर अगर ये सिंबल बाहर के गलत कर दे तो मार्क्स कट जाएंगे क्या? नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा कुछ भी नहीं है इससे। ठीक है, चार्ज की यूनिट होगी कूलम और वॉल्यूम की होगी यहाँ पे मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट हो जाती है कूलम पर मीटर क्यूब। समझ गए बच्चे? बोलो भाई, यस बोलो। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अब समझ इससे गए सर। इसके ये तीन चीजों से, जैसे हमने नोट्स में भी दिया हुआ बच्चों, ये फॉर्मूले हमारे, तो आप देख सकते हो ये तीन फॉर्मूले आपके सामने दिख रहे होंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, तो तीनों फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं। खैर, इससे हम फायदा क्या मिलता है हमें? अब फायदा ये मिलता है, जैसे मान लो हमें कोई कहे कि एक वायर है और इस पे चार्ज है, ठीक है, कैसे चार्ज है? इस पे 2 कूलम पर मीटर का चार्ज है, ठीक है, इसका, और इसकी 10 मीटर की लेंथ है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा हमें निकालना है। वैसे तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो बच्चों, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते भाई? बोलो। निकाल सकते हैं सर। यस 2 सर, कूलम निकाल पर सकते। 2 कूलम पर मीटर मतलब हर मीटर पे 2 कूलम का चार्ज है। बट खैर, यूनिटरी मेथड से ना निकालो तो फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। एल को ऊपर ले जाओ, क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा एल। एल, लैम्डा एल। लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा कितना है हमारा? 2 कूलम पर मीटर, और लेंथ कितनी है? 10 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 20 कूलम आ जाएगा। समझे बच्चों? समझ गए सर, बिल्कुल। चलो एक यस क्वेश्चन करो, सर, एक समझ क्वेश्चन करो गए। जल्दी से बच्चे, एक क्वेश्चन करो। 1.22 सर सर बोलो बोलो बच्चे बोलो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? 2 पाई आर एल। हाँ, 2 पाई आर। माइक बंद करो बच्चे, किसी की पीछे से आवाज आ रही है। मेरे नहीं आ। शिवाय, चलो अच्छा मैं चालू कर रहा हूँ। A uniformly charged sphere of 2.4 meter diameter, surface charge density 80 microcoulomb per meter square। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो, एक स्फीयर है, इसका डायमीटर कितना है? 2.4 मीटर। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? बोलो बोलो भाई बोलो। 80 प्लस 80। 80 क्या? माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम पर मीटर मीटर स्क्वायर। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। अब बच्चों यहाँ पर ना कुछ कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आया, अच्छी बात है। अब आपको एक चीज बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। देखो बच्चों, स्फीयर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जब हम बात करते हैं, जब हम कभी बात करें आपसे स्फीयर की, सुन लो बच्चों, बहुत बहुत कान खोल के ध्यान से सुन लो बच्चे, जितने भी बच्चे। यस सर, यस सर। स्फीयर की जब बात करते हैं तो 4 टाइप के स्फीयर होते हैं। दो टाइप की कैटेगरी हो जाती है। एक बोलो। कंडक्टिंग स्फीयर्स, चाहे वो सॉलिड हो और चाहे वो हॉलो हो। कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग। चाहे वो हॉलो हो या ना हो, ये पूरा स्फीयर हो। समझ रहे हो बच्चे? यस सर। और एक हम बात करते हैं आमतौर पे डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
दोबारा से सुन लो बच्चे। आमतौर पे देखो यार, एक्चुअली क्या है कि स्फेयर कैसे हो सकते हैं। एक हो सकता है मतलब जैसे अगर आप शेप लो, जैसे दोबारा से सुनना बच्चे, बहुत डीप है, इसको ढंग से सुनना क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में। मान लो ये हो गया कंडक्टिंग और या फिर मेटलिक स्फेयर। स्फेयर मतलब अंदर से भरा हुआ। ये हो गया कंडक्टिंग शेल। ठीक है, ये हो गया नॉन कंडक्टिंग। सुन रहे हो बच्चे, बात आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। सर आ रही है। नॉन कंडक्टिंग शेल। और ये हो गया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसे ड्रॉ कर देते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये 4 केसेस हो गए, समझ रहे हो बच्चे? कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इन पहले, दूसरे और तीसरे की कहानी सुनो, एक साथ बताता हूँ। देखो बच्चे, पहला तो कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर में कहानी ध्यान से सुनना बच्चे। जैसे कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर मतलब अंदर से भरा हुआ है, पूरा का पूरा ऐसे अंदर से भरा हुआ है। बट एक्चुअली क्या होता है, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर में अगर आप कोई भी चार्ज दो, उसको चार्जिंग करो, तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे रहता है। इनसाइड कोई चार्ज नहीं रहता है, अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। इनसाइड नो चार्ज। ये सर पता है। इनसाइड नो चार्ज। सुन लो बच्चे, ध्यान से सुनना। नो चार्ज। सब माइक बंद करवा दो उसका। हाँ बच्चे, माइक बंद कर लो। देखो बच्चे, मेरी बात दोबारा से सुनो। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। क्यों? जैसे मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर इस पर कहीं से आपने कोई चार्ज देने की कोशिश की, या इस पर कहीं से चार्ज आ गया, जैसे कोई चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो ये रिपेल करके दूरी बनाने के चक्कर में सरफेस पे आ जाता है। मैक्सिमम दूरी के चक्कर में सारा चार्ज कहाँ पर आ जाता है? सरफेस पे आता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसका सारा चार्ज कहाँ पर होगा? आउटर सरफेस पे होगा। कहाँ पर होगा भाई बोलो? आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कंडक्टिंग शेल में क्या होगा? कंडक्टिंग शेल में तो अंदर कुछ है ही नहीं, तो अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी क्या होगा? सारा चार्ज कहाँ पर होगा? आउटर सरफेस पे ही होगा। शेल तो अंदर से खाली है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो ठीक है, ठीक इसी तरीके से नॉन कंडक्टिंग शेल भी अंदर से खाली है, तो सारा चार्ज कहाँ पर होगा? सरफेस पे होगा। तो इन तीनों चीजों में जितना भी चार्ज होता है वो सिर्फ सरफेस पे ही होता है, वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होता है। अब सुनो बच्चों, हमने ना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। पहले, दूसरे, तीसरे केस के लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है, कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि अंदर तो चार्ज ही नहीं है ना। क्योंकि अंदर एरिया पे लगेगा ना सर। कि अंदर इस पे सिर्फ सरफेस चार्ज, इन तीनों पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लग सकता है। यस वॉल्यूम चार्ज नहीं लग सकता है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दूसरा और तीसरे में तो वॉल्यूम ही नहीं है। दूसरा और तीसरा तो पोपले खाली है, अंदर से शेल है, शेल। समझ रहे हो बच्चों? अच्छा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग समझ रहे हो? कंडक्टिंग मतलब कि मेटल का, नॉन कंडक्टिंग मतलब नॉन मेटल का। समझ रहे हो? यस सर। कंडक्टिंग जैसे लोहे का मान लो, या आयरन का मान लो। नॉन कंडक्टिंग जैसे मान लो नॉन मेटल का कोई नॉन मेटल मान लो। समझ गए? यस सर। चौथे केस में नॉन कंडक्टिंग में यहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो सकता है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो सकता है। क्यों हो सकता है, हम आपको बताएंगे बाद में। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? समझ गए सर। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में ही यूज किया जाता है। कंडक्टिंग बॉडी में जो होता है चार्ज हमेशा सरफेस पे आ जाता है, एरिया पे आ जाता है ऊपर। सर हाँ बोलो बच्चे, बोलो। सही। सरफेस पे चार्ज वाला फिर से बता दीजिएगा। हाँ बच्चे, दोबारा से सुन लो बच्चे। देखो बच्चे, अगर हम लोग जैसे बात करते हैं, पहले बताओ ये 4 कैसे समझ में आए आपको? ये 4 चीजें समझ में आई? 4 चीजें पॉसिबल हो सकती है। कंडक्टिंग स्फीयर, हेलो सुनो बच्चे, दोबारा से सुन लो, एक बार अच्छे सुन लो। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पहले, दूसरे, तीसरे केस में अंदर कोई चार्ज नहीं होता, सारा चार्ज अपर सरफेस पे होता है, बाहरी सरफेस पे होता है। समझो बच्चों? म्यूट कर लो बच्चे, किसी के पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। ठीक है, चौथे केस में
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर भी चार्ज हो सकता है, और अगर अंदर भी चार्ज होगा तो वहां वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो सकता है। सुन रहे हो बच्चे? यस सर। अच्छा, अब हमारा केस कौन सा है, हमारा क्वेश्चन कौन सा था बताओ, हमारा क्वेश्चन कौन सा था, हमारा केस कौन सा है? हम क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, कैसा स्फीयर है बच्चों, कैसा स्फीयर है? कंडक्टिंग कंडक्टिंग। कंडक्टिंग सर। तो चार्ज कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा या अपर सरफेस पे रहेगा? सर बाहर। बाहर रहेगा, अपर सरफेस पे रहेगा। देखो ऐसे ऐसे जैसे फिगर में दिखाया हुआ है। तो ठीक है, इसका डायमीटर कर दिया। बच्चे पीछे से बंद कर दो, वो माइक बंद कर दो, किसी मम्मी डांट रही है पीछे से। हाँ ठीक है। हाँ देखो बच्चे, अब इसमें क्या पूछा हुआ है, चार्ज, पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, चार्ज कितना होगा। माइक बंद कर लो बच्चे, माइक बंद कर लो। चार्ज कितना होगा पहला पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स तो बाद में आएगा, पहले चार्ज। यहाँ बच्चों क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यूज कर लें, बोलो भाई बोलो। यस सर। चार्ज निकालना है, चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा है। कोई दिक्कत बच्चों, बोलो। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा एरिया क्या लेंगे यहाँ पर, एरिया, एरिया की जगह क्या लेंगे बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड बच्चे, क्योंकि सरफेस एरिया लेंगे, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पुट कर देंगे। तो भाई वैल्यू पुट कर दोगे, तो डायमीटर 2.4 दे रखा है आपको, रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से, रेडियस हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, पुट कर दें। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या आएगा अभी बताओ, क्या आएगा बोलो। सिग्मा क्या हो जाएगा, 80 माइक्रो मतलब 10 इंटू 10 की माइनस 6। 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर, कूलम में चार्ज आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, Yes, किसी को sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक पढ़ते हैं। अच्छा अभी बंद मत करो, 2-4 मिनट बात कर लेते हैं बच्चों, आजकल बात नहीं हो पाती है।